अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल एनआरओ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एनआरओ टू सोशल मीडिया उठाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाएं, तो सबसे पहले बेसिकली एनआरओ है क्या, और दूसरी चीज़ें कि इसकी टर्म फर्स्ट टाइम पहले कब यूज़ हुई और किसने इसकी इस्लाह यूज़ की और इसके पीछे क्या रीजंस थी। थोड़ा सा इसको जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। एनआरओ दरअसल नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का नाम है, जो 2007 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसका मकसद ये था कि कौमी मुफाहमती एक अपना ऑर्डिनेंस, जिसमें उन्होंने उसके तहत तमाम सियासतदानों, तमाम सियासी कारकुनों, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे जो उससे रेलेवेंट लोग थे, उन सब के जो केसेस 1987 से लेके 1999 तक दर्ज किए गए थे, उन सब को ख़त्म कर दिया गया। इसको एनआरओ कहते हैं। और इसका यदि जो ऑर्डिनेंस को बनाने वाले उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे और वो सदर भी थे हुकूमत में जो बनाई गई थी उस वक्त। और उसके बाद इसको तहत जो असल इसका मकसद था, मकासद जो थे, वो जो समझ लगे बाद में कि उस वक्त जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि बेनज़ीर को पाकिस्तान में दोबारा रिजीम के तहत अपनी मर्जी के लिए लाया जाए। लिहाजा ये ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद बेनज़ीर, क्योंकि उसके तमाम केसेस उसके ख़िलाफ़ जो दर्ज किए गए थे, अदालतों में चल रहे थे, उन सब को ख़त्म कर दिया गया और उसके आने के लिए रास्ता खुल गया। और उसके बाद बाकायदा तारीख के मुताबिक जो भी कुछ हुआ वो एक अलग मसला है। इस पे क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि एनआरओ में कौन से ऐसे केसेस थे जिनको ख़त्म किया गया, जिनके लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया, तो वो कौन से ऐसे केसेस थे, किस टाइप के केसेस थे, थोड़ा सा उस पर भी बता दीजिए। उसमें ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग, गबन, जो लोगों ने अपना सारी करप्शन के ज़रिए पैसे इकट्ठे किए थे और उनके ऊपर जो भी दूसरी सियासी हालात के तहत जो उन्होंने वो गलत कत्ल और कई दूसरी तरह के, जिसे हम क्रिमिनल केसेस भी कहते हैं, वो इंतहाई किस्म के केसेस भी मौजूद थे, जिन सब को उस एनआरओ के तहत रिलीफ मिला। रिलीफ नहीं, ख़त्म हो गया था। अच्छा, वो कानून तो ये था। अब जो दोबारा एनआरओ उसी की जो है टर्म यूज़ हो रही है, मतलब वो भी यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं भी एनआरओ पे बात कर रही हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ कि कहा जा रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसे पीडीएमए कहा जाता है, ये कौम के लिए नहीं आई है। ये कौम को जो महंगाई का नारा लगा रहे थे उसलिए नहीं आई है, बल्कि ये अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए आई है। अभी आपने जिक्र किया या पहले भी जिक्र हो चुका है एनआरओ 2 जी। और इमरान खान भी, जो मैंने पहले भी अपनी पहले इंटरव्यू में कहा था कि वो जो ये कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि एनआरओ का कानून जो था वो 2009 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कल अदम करार दे दिया था। यानी कोई पावर रही नहीं थी या कोई ऐसा कानून नहीं था मौजूद जिसके तहत कोई भी एनआरओ दे सकता। उनके नज़दीक एनआरओ ये था कि किसी भी तरीके से जो केसेस हैं इनके ऊपर, अपोजिशन वालों पे, इनके यही नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, उनकी पार्टी, जो उन्होंने खुद ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने दौर में किए थे, उनको ख़त्म किया जाए। जिस पर ये कहते थे कि ये जो लोग हैं एक दूसरे पर करते भी हैं, यानी बेईमानी भी करते हैं, फिर केस भी करते हैं और फिर उसके बाद उसको इंतकामी कार्रवाई एक दूसरे को नतीजे बताते हैं। और उसी नतीजे में, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन बहुत ज़्यादा की टर्म अपनी अपनी हुकूमतों में, और उसके बाद उन पैसों को बाहर भेजने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ है, वो मुख्तलिफ़ नामों से वो पैसे जाते थे और फिर उसके बाद वापस अकाउंट्स में मुख्तलिफ़ लोगों के आते थे, जिनमें बहुत सारे लोग, दर्दी, कोई छोले वाला, कोई
चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी चपड़ासी के जो नाम मशहूर चल रहा है। ये सब एक वो एक तरह के वो कारिंदे थे जिनको मामूली सी नॉमिनल सी रकम दी जाती थी और वो कहा उनको जाता है मकासद के कि लिए हाँ, इस्तेमाल कहा होता जाता है था। जिनको जो दिए जाते थे जिनके अकाउंट्स में उनको पता ही नहीं होता था कि, और उनके अकाउंट में जैसे आते थे वैसे ही वो चले भी जाते थे, आगे ट्रांसफर हो जाते थे। नहीं, ये इसमें थोड़ी सी ना वो है, थोड़ी सी शायद मुबाला राय की जाती है। ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि जिसके अकाउंट में आते हैं उसको पता भी होता है और वो जो उससे निकलते हैं वो उसके लिए बाकायदा वो उसके साइन या प्रॉपर होता है। लेकिन क्योंकि वो उनके आलाकार बने होते हैं और वो क्योंकि उनसे कनेक्टेड होते हैं, उन्हें पता है कि इन्हें हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके कहने से बाहर नहीं जाएंगे। और वो ये भी समझते थे कि शायद इनके अकाउंट्स में कौन किसके अकाउंट चेक करता है। लोग वो करोड़ों अकाउंट्स हैं बैंक्स में, तो उसमें चेक करना मुश्किल भी होता है और इस करके उन्होंने वो ये तरीकाकार इस्तेमाल किया था। ना इल्म होने की बात तो ये होती है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं कब आए कब चले गए। ये सारी सूरत तो हाल होती है बहरहाल। और आपके सामने ही आई अभी मकसूद चपड़ासी की जो बात ये बहुत चल रही थी, जब वो उसका ये पता लग गया गवर्नमेंट को, ये सारी नैप ने और इनको ट्रेस कर लिया, तो उन्होंने मकसूद चपड़ासी को बाहर भिजवा दिया, दुबई पहुंच गया वो। और वो कौन लोग थे भेजने वाले? मकसूद चपड़ासी खुद तो नहीं जाता था, वो वही लोग थे जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया था और जिन्हें ये खौफ था कि जब ये कार्रवाई में आएगा, पकड़ा जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो ये सब लोग जो है बेनकाब हो जाएंगे। लिहाजा उसको पहले दुबई ले जाया गया और उसके बाद ये कह दिया गया कि उसका हार्ट फेल हो गया। ये अक्सर होता रहता है पाकिस्तान में, हमारे कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं। आज हम ये कह रहे हैं जी फलाना वो जो बाइडेन ने ख़त लिखा था, हमारी हुकूमत मौजूदा जो गई है इमरान, वो ये कहती है कि इसको किया जाए, कमीशन मुकर्रर किया जाए। लेकिन मुझे जो यकीन है कि अगर आज इमरान खान साहब वापस आ जाएं तो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि ये बड़े बड़े जो पर्दा पोश लोग हैं जो इसके अवामिल के हिस्सेदार होते हैं, वो होने नहीं देते, वो इंक्वायरी होने भी नहीं देंगे। फिर ये कहेंगे अपोजिशन दूसरी जो बन जाएगी कि अब आप करवाएं। ये चलता रहता है, आज तक नहीं हो सका कुछ। मतलब हमारी जो इस टाइम जो भी हुकूमत में होता है उससे भी ऊपर कोई ऐसा माफिया होता है जो उनको यूज कर रहा होता है। जैसे आपने कहा कि हुकूमत में रह के भी अगर इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं फिर भी वो जो है इंक्वायरी नहीं बिठा सकते, तो इट्स मीन कि इसके पीछे कुछ और अवामिल जो है वो कार फरमा होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी किया कि माफिया होता ही वो है जो हुकूमत और कानून से बालातर होता है, तमाम अदालतों से बालातर होता है। और इसकी जो असल, जैसे मैंने कहा कि जब कोई इक़्तिदार में आ जाता है तो उसको अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए ना उन तमाम अदारों की ज़रूरत होती है जो बज़ाहिर भी और बस पर्दा भी वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर वो लोग अदारे सपोर्ट ना करें तो वो चेंज कर तो देते हैं, उनके कारिंदों को बदल देते हैं, चेंज करके। और जो लोग होते हैं उनके सपोर्टर्स और MNAs MPAs या दूसरों को वो एडजस्टमेंट करते हैं। वो इस खतरे के तहत वो लोग भी अपनी कोई भी ऐसा खतरा मोल नहीं लेते। और आगे भी मैंने कहा था कि दो चीज़ें काउंट करती हैं कि अब ये जो इमरान खान का, इससे पहले तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पोल तो वो एक ही सिस्टम में चल रहे हैं। हम पोल पहले तो वो डायरेक्टली अपने पोलों को कंट्रोल करती थी अमेरिकन CIA। उसके बाद जब से 98 के बाद प्रेसिडेंशियल तरमीम हुई तो हमारी फ़ौज ने थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होने लगी और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान में अपना जो है ना जो भी हुकूमतें बने उसमें उनका भी अमल दखल हो और उसमें यानी वो अपनी सिक्योरिटी अपनी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे। इसलिए उन्होंने इसको करा और पिछले 15 साल के दौरान जो था आहिस्ता आहिस्ता फौज ने काफ़ी अपना कंट्रोल जो था पाकिस्तान की सियासत में मजबूत कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जैसे पहले भी जिक्र आ चुका है कि हमारे तमाम जजेस हों, फिर एक और पोल जैसे मैंने पहले कहा कि बनाया गया इफ्तिखार चौधरी का जो कू था और सारा उसके बाद था, उसमें क्यों था? इफ्तिखार चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम ही ये था कि इसने जब ये चीफ जस्टिस था
उसी दौरान अमेरिकन एम्बेसडर इसको आके मिलता रहा, और जिसकी रिपोर्ट जब अदारों ने की तो उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट तो उसको पेनलाइज नहीं कर सकते थे, इन्होंने ये कहा कि इसका बेटा जो है वो करप्शन में, वो तो करते थे ऑलरेडी, सभी करते हैं, जैसे वो हमारे आज के बुजुर्ग बड़े सरेआम कह रहे हैं कि करप्शन तो सारी जगह होती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा उसी तरह वो कर रहे थे, तो इन्होंने उसके तहत उसको पेनलाइज किया और उसका सारा एक निज़ाम जो था उसको करने की कोशिश की और उसको साइड पे किया। लेकिन उसके क्योंकि पीछे अमेरिका था, लिहाजा वो नवाज शरीफ साहब भी निकल के आ गए और सब निकल के आ गए, और इमरान खान साहब भी, बकौल इमरान खान साहब एक उस तहरीक का हिस्सा थे जो उसको बहाल कराने के लिए हुई। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे नहीं, ये मैं तुम्हें वही वाली बात थी कि बाद उसके पास पर्दा कौन था, वो थर्ड पोल जनरेट किया गया जिसे हम अदलिया कहते हैं। ये मेरी बात ठीक हो गया, बाकी आप बात कर रही थी वो बात करें। मैं आपको कह रही थी कि NRO 2 कहा जा रहा है कि केसेस जो हैं, जो इस टाइम हुकूमत है PDM में, इन्होंने तकरीबन अपने केसेस ख़त्म कर लिए हैं, कहा जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा हो गया है कि उन्होंने अपने केसेस जो हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोगों को आपके सामने हार्ट फेल हो गया है, काफ़ी सारे जो गवाहान थे उनको जो है मार दिया गया है, या कह लें कि क्या कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या NRO 2 कामयाब हो गया है PDMA का? NRO 2 PDM में कामयाब ही नहीं हो गया, बल्कि उन्होंने ले लिया, खुद ही NRO 2 ले लिया हुकूमत में आने के बाद। जो असल उनको था, जैसे कि इनके एक वजीर गुलाम दस्तगीर साहब ने बड़ा वादिया कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि जिस तरह इमरान खान इनको घेर रहा था, इनके केसेस के जरिए ट्रायल कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी शख्स नहीं बच पाएगा इससे, और सबको जेलों की हवा, और सबको शायद वो जेलों के पीछे ले जाएगा। और 15 साल तक, उसके अल्फाज है कि 15 साल तक कोई चांसेस नहीं थे कि हम इसको हटा पाते इमरान खान को। लिहाजा उसके तहत इन्हें ये जो मौजूदा ये PDM में बनना और इसके पीछे सारे एक एजेंसी बाहर की और यहाँ के जो अदारों का सपोर्ट मिलना, एक बाकायदा प्लान जिसे हम साजिश कह लें, इंटरफेरेंस कह लें, वो तैयार की गई। और उसके बाद